Jai Jagannath. Hello future scientist. Welcome back to my channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about statistical mechanics. तो statistical mechanics 6th सेम का कोर 14 में है, ठीक है, एंड उसका यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्यों आया। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने से पहले आपको क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। आप जितना सोचते हो कि क्लासिकल मैकेनिक्स इतना डिफिकल्ट है, एक्चुअली उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको अच्छे से समझना जरूरी है। एंड उसके बाद थोड़ा प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए। जनरली क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एक्चुअली जो क्लासिकल मैकेनिक्स, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, वो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज बनाता है। क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज बनाता है कौन? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो? मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। कोई भी सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो। एंड क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हो? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, ठीक है। एंड ये जो थर्मोडायनामिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ब्रिज बना देता है, क्या? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ब्रिज बनाता है, ठीक है। मतलब आपको क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स आएगा तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपको आएगा। आपको यदि क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आता है तो हमारे चैनल में कुछ वीडियो है, जाके देख लीजिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पॉइंट वीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फिर क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर। मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। आई होप कि इतना तक तो समझ में आ गया होगा बेसिक चीज। अभी हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल और स्टेट वेरिएबल क्या है। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल को भी स्टेट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरह का होता है, टू टाइप्स का। एक है एक्सटेंसिव एंड दूसरा है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और दूसरा है इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव क्या है? एक्सटेंसिव मतलब जो डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड्स ऑन मास, जो डिपेंड करता है मास के ऊपर। इंटेंसिव क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। इंटेंसिव डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो इसका एग्जांपल क्या है? जो कौन सा क्वांटिटी से बताओ मास के ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल एनर्जी, ई एनर्जी। वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या लेंगे? एंट्रोपी मास के ऊपर डिपेंड करता है। इधर देखते हैं कौन सा क्वांटिटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है? डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। अभी हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या करता है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्यों जरूरत है? टू रिप्रेजेंट पोजीशन एंड
मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ constituents of a system। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिस्टम को कौन डिस्क्राइब करता है? माइक्रोस्कोपिक वैल्यू। ठीक है, अभी देखते हैं मैक्रोस्टेट क्या है, माइक्रोस्टेट क्या है। माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट क्या है, पहले हम देखते हैं मैक्रोस्टेट। तो एक्चुअली मैक्रोस्टेट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, एक सिस्टम का स्पेसिफिकेशन करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं? सॉरी, माइक्रोस्कोपिक लिख दिया, माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स, तो माइक्रोस्टेट्स में आप लोग क्या करते हो? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट करते हो, पार्टिकल्स का डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट। टेंशन मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोस्टेट, ये हो गया मैक्रोस्टेट। मैक्रोस्टेट में क्या होगा? स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड माइक्रोस्टेट में क्या करेगा? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट करेंगे पार्टिकल्स। तो एग्जांपल लेते हैं टू कॉइन्स। टू कॉइन्स में हम लोग कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा? जनरली हेड और टेल आ सकता है। तो उसमें उसका स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम करेंगे, मतलब मैक्रोस्टेट करेंगे, मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो मैक्रोस्टेट में क्या आएगा? देखो, दो कॉइन टॉस करेंगे तो एक हेड हेड आ सकता है, और एक क्या आ सकता है? हेड टेल आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। और हम लोग टेल हेड नहीं करेंगे क्योंकि हमको स्पेसिफिकेशन चाहिए ना, हेड टेल मतलब टेल हेड वही सेम है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया मैक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट क्या होगा? माइक्रोस्टेट में क्या करेंगे हम लोग? डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट करेंगे। डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट मतलब एक हेड हेड आ सकता है, एक टेल हेड आ सकता है, और एक हेड टेल आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सपोज हम लोग एन कॉइन लेंगे, एन कॉइन, एन नंबर ऑफ कॉइन। आपको एग्जाम में पूछ सकता है 3 कॉइन, 4 कॉइन, कुछ भी पूछ सकता है। तो एन कॉइन के लिए मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगा? एन प्लस वन, एन प्लस वन। एंड माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर। ये जो एन है ना, ये एन है नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, आई होप कि इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे, सपोज और एक एग्जांपल देखें, 5 कॉइन टॉस। 5 कॉइन टॉस, टॉस्ट। पहले मैक्रोस्टेट कितना हो जाएगा? मैक्रोस्टेट एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस वन कितना हो जाएगा? 6। माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा? माइक्रोस्टेट 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर 5, 32। ठीक है, अभी हम डाइस का देखेंगे, मैक्रो माइक्रो कैसे होगा। वन डाइस निकालेंगे, वन डाइस को रोल करेंगे, तो माइक्रोस्टेट कितना हो जाएगा? माइक्रोस्टेट, तो उसका पॉसिबिलिटी कितना आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 6। तो मैक्रोस्टेट कितना आ सकता है? मैक्रोस्टेट कितना आ सकता है? 1 टू 6 के बीच में कोई भी आ सकता है, मतलब 6 आएगा। ठीक है, 1 टू 6 मतलब 6। सपोज एन डाइस रोल करेंगे, एन डाइस रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्रोस्टेट 5 एन प्लस 1। माइक्रोस्टेट कितना होगा? 6 टू द पावर। इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल।
तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराने का मतलब है आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड क्लियर होगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को रट्टा नहीं लगाना है। आप जनरली बीएससी में क्या करते हो, अच्छे से नहीं समझ के रट्टा लगा लेते हो, इसीलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा सा समझो कैसे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी क्या करेंगे हम, फाइव पार्टिकल्स, फाइव आइडेंटिकल पार्टिकल्स। एंड नोट्स के बारे में टेंशन मत लो, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहां नोट्स मिल जाएगा इसका, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फाइव आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स लेंगे हम जनरली क्लासिकल पार्टिकल्स लेंगे। थोड़ा आगे आगे पढ़ेंगे तो हमको आपको पता चलेगा क्लासिकल पार्टिकल्स क्या है, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल्स क्या है, आइडेंटिकल क्या है। सब आइडेंटिकल मतलब सेम पार्टिकल्स लेंगे, एंड ये पार्टिकल्स को दो बॉक्स में अरेंज करेंगे, दो बॉक्स में अरेंज करेंगे। कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं देखो, एक कंडीशन 5 0 कर सकते हैं, और एक कंडीशन 2 3 कर सकते हैं, और एक कंडीशन क्या कर सकते हैं 4 1 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मैक्रो स्टेट। क्या हो गया, मैक्रो स्टेट। माइक्रो स्टेट निकालेंगे तो टोटल पार्टिकल कितना है 5, 5 फैक्टोरियल। कैसे अरेंज हो रहे हैं, एक में 5 और एक में 0, तो 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 4, आंसर आ जाएगा, सॉरी आंसर आ जाएगा 5 5। तो फिर इसका कैलकुलेट करेंगे 4 1 टोटल 5, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, सॉरी 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ये 2 फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कैंसल, 2 जार 2, तो ये हो जाएगा 10, सॉरी ये 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये जो जितना हम लोग निकाले, ये क्या निकाले हम लोग, माइक्रोस्टेट। क्या निकाले, माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ये जो तीन वैल्यू आ गया ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट यदि आपको पूछेगा 2 3 होगा मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मींस जिसका माइक्रोस्टेट ज्यादा है, माइक्रोस्टेट ज्यादा है। किसका माइक्रोस्टेट ज्यादा है, 2 1 3 का माइक्रोस्टेट ज्यादा है, 10 आ रहा है, तो ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। ठीक है, और देखें एंसेंबल, तो एंसेंबल क्या है एक्चुअली, तो एक्चुअली हमारे पास ना कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है, तो हम उसको क्या करेंगे एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे जितना भी पार्टिकल है उसको कलेक्शन करके एक असेंबली बनाते हैं। ठीक है, एंड जो कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एंसेंबल। लार्ज नंबर ऑफ एंसेंबल्स को एंसेंबल बोलते हैं। तो एंसेंबल क्या है, थ्री टाइप्स है, एक माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल है, कैनोनिकल एंसेंबल है, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। आप पूछो कि इससे ज्यादा एंसेंबल क्यों नहीं बनाए, बहुत सारे तो पार्टिकल्स है एंड बहुत सारा भी प्रॉपर्टी है उनका, तो इतना तीन क्यों बनाए, उससे ज्यादा क्यों नहीं बनाए, क्योंकि ये तीन एंसेंबल हम ज्यादा बना सकते हैं पर ज्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। सपोज आपका ऐसा हो गया कि आप खाना खाओगे, तो जितना खाना खाओगे तो उतना बनाओगे ना, उसे ज्यादा बना के वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे ज्यादा मेहनत करने का भी कोई मतलब नहीं है। वैसा ही ये जो तीनों सिस्टम के अंदर ना सब एंसेंबल आ जाता है, तीनों एंसेंबल के अंदर सब सिस्टम आ जाता है, तो इससे ज्यादा बनाने का हमारा कोई मतलब नहीं है। ये हो गया माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंसेंबल, ग्रैंड कैनोनिकल। अब देखते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। तो जो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में जो कलेक्शन होता है ना, वो कलेक्शन जनरली जो पार्टिकल्स का सेम एनर्जी, सेम वॉल्यूम, सेम नंबर ऑफ, सेम नंबर के साथ ही होता है। ठीक है, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ईवीएन ईवीएन ईवीएन। ठीक है, इसमें और एक क्या बात है, ई फॉर एनर्जी, वी फॉर वॉल्यूम, एन फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
एंड ये जो वाल है ना, ये रिजिड एंड वेल इंसुलेटेड वाल होता है, रिजिड एंड वेल इंसुलेटेड। रिजिड मतलब कोई भी बाहर का पार्टिकल नहीं आ पाएगा, नहीं जा पाएगा। वेल इंसुलेटेड मतलब ये ट्रांसफर नहीं, हीट ट्रांसफर होने नहीं देगा, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कुछ भी चेंज नहीं होगा एंड वॉल्यूम भी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। अभी देखते हैं हम कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल में जो कलेक्शन पार्टिकल होता है ना, उनका सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स सेम होता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हो, टीबीएन टीबीएन टीबीएन, ठीक है। एंड ये जो वाल है ना इसका, ये रिजिड इम्परमिएबल एंड रिजिड इम्परमिएबल होगा एंड बहुत डायाथर्मिक वाल होगा, रिजिड इम्परमिएबल एंड डायाथर्मिक वाल। डायाथर्मिक मतलब इसके बीच में हीट ट्रांसफर होता है, क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है, हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट ट्रांसफर हो सकता है बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर हो सकता है पर पार्टिकल ट्रांसफर। अभी हम देखें ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल। तो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है कि ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल जो होता है ना, वो भी कलेक्शन ऑफ एसेंशियली इंडिपेंडेंट एंसेंबल होता है। इसका क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम एंड सेम केमिकल पोटेंशियल, सेम केमिकल पोटेंशियल। तो ग्रांड कैनोनिकल एंसेंबल में हमारा क्या होता है कि वॉल्यूम क्या होता है ना, कुछ भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर। मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड मॉलिक्यूल्स भी चेंज होता है, मॉलिक्यूल्स भी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम लोग का ट्रांसफर हो सकता है। एंड इसका जो एंसेंबल होता है ये रिजिड, परमिएबल एंड डायथर्मिक वाल। डायथर्मिक वाल में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा एंड परमिएबल वाल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज होगा। तो इसीलिए इसको डायथर्मिक परमिएबल वाल यूज किया गया है। इसमें क्या होगा कि रिजिड, इम्परमेबल और डायथर्मिक वाल। इम्परमेबल क्यों दिया गया है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसका ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, पर टेम्परेचर वॉल्यूम ट्रांसफर, टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, ठीक है। डायथर्मिक वाल मींस टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। एंड इसमें लास्ट में माइक्रो कैनोनिकल में क्या होता है ना, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होना चाहिए। एंड इसमें क्या होता है, रिजिड एंड इंसुलेटेड वाल यूज किया जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इतना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। एंड आप इसको क्या कीजिए कि जितना लोग बीएससी लोग पढ़ रहे हो ना, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड कोई भी आपको टॉपिक का ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। एंड इसका नोट्स जो है हमारा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, जय जगन्नाथ।